आज हम लोग तरंग सिद्धांत जो हम लोग का चल रहा है प्रकाश में, उसमें हम लोग देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक समाप्त कर लिया है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, जो तरंग सिद्धांत के आधार पर, हाइगन सिद्धांत के आधार पर हम लोग देखे, उसका हम लोग अध्ययन किए पिछले लेक्चर में। आज हम लोग एक नया स्टार्ट करें, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश जो है, जब दो प्रकाश स्रोत से जो आने वाले प्रकाश होते हैं, जब एक दूसरे से मिलते हैं, अध्यारोपण करते हैं, तो उसके कारण जो प्रकाश आता है, जो तरंग के अध्यारोपण से एक नए तरंग का निर्माण होता है। तो यह जो घटना है, इसको हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दो या दो से अधिक स्रोत से जब प्रकाश किरणें आएगी, तो वह एक दूसरे से प्रकाश तरंग एक दूसरे के अध्यारोपण करते हैं, तो जो परिणामी तरंग होता है, परिणामी जो प्राप्त होता है, वह भी एक तरंग होगा। तो यह जो तुमको कहलाता है, यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है, जो बहुत सी तरंगों से। तो हम लोग जो है यंग के प्रयोग में देखेंगे। यंग ने सबसे पहले इस प्रयोग को करके प्रयोगशाला में दिखाया, जो कि काफ़ी फेमस प्रयोग है, जो कि यंग का दो स्लिट का प्रयोग, दो स्रोत था उसके प्रयोग से। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं, ये जो यंग व्यतिकरण को अगर ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए एक होता है कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स उसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर दो अकला संबद्ध स्रोत होंगे, तो उससे व्यतिकरण के प्रयोग में फ्रिंज उसका जो पैटर्न है वो पर्याप्त नहीं हो पाएगा। तो पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कला संबद्ध स्रोत के बारे में, और उसके बाद जो है यंग के प्रयोग की हम लोग व्याख्या करेंगे इसी में, और उसके आधार पर किस प्रकार से व्यतिकरण के द्वारा पहली बार देखा गया प्रकाश का व्यतिकरण को प्रयोग के द्वारा, और उसके पर जो तुम्हारा बोर्ड के आधार पर जो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है प्रकाश का व्यतिकरण में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे। तो प्रकाश का व्यतिकरण उम्मीद है इसमें समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी तुमको क्लास वगैरह में तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी टॉपिक हो, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, इसके लिए तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे कभी भी संपर्क भी कर सकते हो। उस पर नोट्स भी मिल जाएगा तुमको बोर्ड के लिए, डिटेल नोट्स भी ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आ सकते हो, और इंजीनियरिंग मेडिकल इन सब की तैयारी के लिए भी राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उसके द्वारा आगे बढ़ा सकते हो। तो प्रकाश का व्यतिकरण, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत। तो क्या होगा तुमको, जो कला संबद्ध स्रोत है, तो कला संबद्ध स्रोत कोहेरेंट सोर्स, दो स्रोत, दो प्रकाश स्रोत, दो प्रकाश स्रोत जिनके द्वारा उत्पन्न प्रकाश, जिनके द्वारा उत्पन्न प्रकाश समय के साथ कला में परिवर्तित नहीं होते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो स्वतंत्र स्रोत कभी भी कला संबद्ध नहीं हो सकते, कला संबद्ध स्रोत नहीं होते हैं, इन्हें अकला संबद्ध, इनकोहेरेंट स्रोत कहते हैं, इनकोहेरेंट स्रोत कहते हैं। तो इन्हें तुमको इनकोहेरेंट स्रोत कहेंगे।
तो ये तुमको जो है कला संबद्ध स्रोत होते हैं जो एक ही स्रोत से बनाए जाते हैं, तो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कला संबंध के द्वारा प्रकाश का अध्यारोपण करते हैं। दो कला संबंध स्रोत, दो कला संबंध प्रकाश स्रोत से उत्पन्न प्रकाश का आयाम ए, कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, जिनके बीच कलांतर फाय है। इनके समीकरणों को लिखा जा सकता है, इनके समीकरणों को लिखा जा सकता है। y1 बराबर हो गया a sin ओमेगा t एवं y2 बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2, जो कण का जो विस्थापन होगा दोनों के विस्थापन के जो सदिश योग के बराबर होगा। तो y बराबर हो गया तुमको, एक हो गया a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसमें एक तुम्हारा क्या हो गया, a तो तुम्हारा कॉमन आ गया, तो ये हो गया तुमको साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो गया तुमको साइन ओमेगा टी प्लस फाई और प्लस साइन ओमेगा टी, साइन सी प्लस साइन डी। दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, a इंटू 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस साइन सी प्लस डी बाई 2, ये जो फार्मूला देखा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, तो इंटू कॉस सी माइनस डी, तो सी की जगह ओमेगा टी प्लस फाई हो गया, डी की जगह ओमेगा हो गया। तो ये हो गया तुमको, तो ये हो गया तुमको 2a, दैट्स इक्वल टू हो गया 2a कॉस फाई बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। ये हो गया तुमको y बराबर 2a साइन 2a कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। तो y बराबर हो गया तुमको 2a कॉस फाई बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। तो ये जो तुम्हारा हो गया यह भी एक तरंग का समीकरण है। तो y बराबर 2a कॉस फाई बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2, यह भी एक तरंग का समीकरण हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा तुमको, इस समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं y बराबर जो तुम्हारा हो गया, तो इसमें तुमको इसका जो रिजल्टेंट का जो समीकरण आ गया वह क्या आ गया, y बराबर 2a साइन ओमेगा टी और इंटू 2a कॉस फाई बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2, ये तुम्हारा आ जाएगा, इसका समीकरण आ गया। तो रिजल्टेंट जो होगा तुमको, तो यह भी एक समीकरण किसका है, तरंग का समीकरण है। y बराबर 2a कॉस फाई बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। तो 2a कॉस फाई बाई 2 किसके जगह पर है, आयाम के जगह पर, जैसे आयाम की जगह पे a होता था, तो यहाँ पर आयाम की जगह पे क्या आ गया समीकरण में 2a कॉस फाई बाई 2 हो गया। और जो आयाम है वह इसका मतलब कलांतर पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसका जो तुमको मान आ जाएगा, तो y बराबर आ गया
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर क्या आ जाएगा तुमको 2a cos phi बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। ये तुमको इसका रिजल्टेंट का समीकरण हो गया। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो y बराबर हो गया तुमको 2a cos phi बाई 2 और इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। चलो तो तुमको 2a cos phi बाई 2 क्या हो गया? परिणामी तरंग का आयाम है। परिणामी तरंग का आयाम बराबर 2a cos phi बाई 2। परिणामी तरंग का आयाम हो गया 2a cos phi बाई 2। तो ये तुमको आयाम हो गया। तो आयाम जो है किसी की जो की तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, जैसा कि पिछले जो तुम्हारा 10.2 क्वेश्चन था उसमें भी हम लोग देखे थे। तो ये जो तुमको आयाम जो होगा वो इसी के समानुपाती होगा। तो अगर और ये जो आयाम किस पर निर्भर करता है? तीव्रता समानुपाती, तीव्रता आई समानुपाती आयाम के वर्ग के होता है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है तीव्रता प्रकाश की। परिणामी प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कभी भी किसके समानुपाती होती है? तो आयाम के वर्ग के होता है। तो इसका मतलब यह किस पर निर्भर करेगा? तो 4a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो आई समानुपाती हो गया 4a स्क्वायर और cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो जाहिर है कि अगर cos फाई बाई 2 का मान अगर प्लस माइनस 1 होगा तो ये महत्तम होगा तीव्रता। महत्तम तीव्रता के लिए जो व्यतिकरण हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। महत्तम तीव्रता के लिए प्रकाश के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण, संपोषी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये तुमको हो गया cos स्क्वायर फाई बाई 2 पर निर्भर करेगा। तो ये तुमको किस पर डिपेंड करेगा? cos स्क्वायर फाई बाई 2। तो cos फाई बाई 2 संपोषी व्यतिकरण के लिए, cos फाई बाई 2 बराबर प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 कब कब होता है तुमको? cos फाई बाई 2 का मान 0 पर होता है 1, पाई पर होता है -1, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई डॉट डॉट डॉट। तो 5 बाई 2 का मान इतना हो जाएगा। तो 5 बाई 2 बराबर हो गया तुमको n पाई, इसको कह सकते हैं n जहाँ पर पूर्णांक संख्या, n बराबर पूर्णांक संख्या या कलांतर जो है तुमको 2n पाई। इसके लिए कलांतर में संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, संपोषी व्यतिकरण मतलब के लिए कलांतर। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होगा तुमको 5 बराबर हो गया 2n पाई। तो ये जो तुमको 2n पाई होगा संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर का मान आ गया 5 बराबर 2n पाई। तो ये जो तुम्हारा हो गया मतलब n पाई, मतलब 5 बाई 2 बराबर n पाई। तो ये तुम्हारा कलांतर हो गया। इससे तुमको प्रकाश के, दो प्रकाश के मिलने से तीव्रता सबसे अधिकतम होगी, प्रकाश ज़्यादा चमक दिखाई पड़ेगा। दो प्रकाश स्रोत के मिलने से जो तीव्रता आएगी वो सबसे अधिकतम आएगी इसमें। तो ये तुमको हो गया संपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। तो संपोषी व्यतिकरण। अब इसमें जहाँ तक पथांतर की बात है, तो अगर ये जो तरंग है तुमको,
तो अगर एक जो तुमको यहाँ से ये तरंग यहाँ जो है यहाँ पर के बाद ये कला क्या आ जाता है, समान हो गया तुमको, एक तरंग पूरा हो गया तो ये समान कला में फिर से आ गया। यहाँ का देखो कण जैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ का कण भी ऊपर जाएगा। तो और इसके बीच में जो पथांतर कहलाता है ये तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है ये। तो 2 पाई जब पथांतर कलांतर होता है, 2 पाई कलांतर में पथांतर लेमडा होता है, 2 पाई कलांतर में पथांतर लेमडा होता है, लेमडा होता है। तो पथांतर जो कि यहाँ पे लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर डेल्टा x बराबर, तो 1/1 में हो गया लेमडा बटे 2 पाई और पाथ डिफरेंस है यहाँ पर 2n पाई। तो फाई बराबर क्या होगा तुमको, पथांतर डेल्टा x बराबर n लेमडा, डेल्टा x बराबर n लेमडा। ये हो गया तुमको जी का वैल्यू, n बराबर पूर्णांक संख्या, n बराबर पूर्णांक संख्या। तो ये तुमको हो गया n लेमडा के बराबर हो गया ये पथांतर का मान। तो पथांतर संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर हो गया n लेमडा और तुमको पथांतर हो गया 2n पाई। तो ये हो गया तुमको। इसी प्रकार से तीव्रता न्यूनतम जब होती है, तीव्रता न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है जब cos π/2 बराबर क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये शून्य कब होता है, तो 90 डिग्री हो गया, π/2 बराबर π/2, 3π/2, 5π/2 सो ऑन। तो फाई बराबर कितना हो गया तुमको, विषम संख्या 2 तो कट गया, 2n + 1 इंटू पाई। ये विनाशी व्यतिकरण कहलाता है, ये विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर, कलांतर हो गया। अब इसमें पथांतर निकाल देते हैं हम लोग। इसमें जो पथांतर का मान आएगा विनाशी व्यतिकरण में पथांतर निकाल देंगे हम लोग। तो ये तुम्हारा विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का मान क्या आएगा, विनाशी व्यतिकरण में पथांतर जो तुमको आएगा उसमें क्या आ जाएगा, इसका जो कलांतर आया तुमको फाई का मान आ गया, विषम संख्या में आ गया ये 2n + 1 पाई। जहाँ n बराबर पूर्णांक संख्या देंगे तो हमेशा वो विषम में आएगा, π/2 तो कट ही गया। तो कलांतर में जहाँ तक है, कलांतर में तो क्या संबंध था तुम्हारा, 2 पाई में लेमडा का, 2 पाई में लेमडा का था। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 2 पाई में जब लेमडा का है पथांतर, तो 2 पाई में लेमडा का होता है। तो पथांतर क्या जाएगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कहते हैं। तो पथांतर आ गया, तो कलांतर आ गया 2n + 1 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई 3 पाई 5 पाई ये सब रहेगा। तो क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण हो गया, मैंने लाइट एकदम जीरो हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। 2 प्रकाश स्रोत के मिलने से भी वहाँ अंधेरा छा जाएगा। लेकिन और जबकि तुमको जब प्रकाश का जो रहेगा संपोषी व्यतिकरण होगा तो 2 प्रकाश स्रोत मिलने से अधिकतम प्रकाश आएगा। और इसमें विनाशी व्यतिकरण में जब आयाम समान है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। उसका रिजल्टेंट आयाम a - a हो जाएगा 0। और उसमें जो है 2a cos π/2, तो 2a cos मतलब कि cos π/2 का मान प्लस माइनस, तो 4 आया, तीव्रता 2a का होल स्क्वायर 4a² हो जाएगा, महत्तम प्रकाश आएगा। तो ये तुम्हारा हो गया। तो अब बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा x बराबर n λ/2 पाई इंटू 2n + 1 पाई, डेल्टा x बराबर n + ½ इंटू लेमडा, n + ½ लेमडा। तो ये हो गया तुमको कौन सी का वैल्यू, ये हो गया विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर हो गया। और कलांतर हो गया 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई हो गया। तो ये हो गया तुमको कलांतर और ये पथांतर, इन सबों का मान हो गया। अब है तुमको कलांतर पथांतर हो गया। अब है तुमको तो दोनों का जो है तुमको याद कर लोगे। तो संपोषी के लिए हो गया तुमको संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर हो गया n लेमडा हो गया पथांतर, और इसमें हो गया n + ½ लेमडा।
n प्लस हाफ तो 0 रखेंगे तो λ/2, 3 λ/2 इस तरह का आ गया तुमको इसमें। तो ये तुमको हो गया, दोनों के बीच में संबंध हो गया। अब हम लोग देखेंगे यंग का जो प्रयोग है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे यंग के प्रयोग में हम लोग देखेंगे कि व्यतिकरण का करके देखेंगे, जो प्रकाश स्रोत का, जैसे इस तरह से हम लोग जो अभी थ्योरी निकाले, इसका हम लोग प्रयोग करके यंग के प्रयोग में देखेंगे। एक पर्दा पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रयोग को करके देखेंगे। दो संबंध रखेंगे, कला संबंध स्रोत को, और कभी भी एक तो बताएंगे दो स्वतंत्र स्रोत तो कभी भी कला संबंध नहीं होगा, तो वो कैसा स्रोत होगा, और उसके आधार पर क्या करेंगे हम लोग, फिर उसको हम लोग जो है उसका जो प्रयोग करके, यंग ने सबसे पहली बार 1801 ईस्वी में इस प्रयोग को करके दिखाया, और उसने देखा कि जब दो मतलब एक ही कैंडल से, एक ही प्रकाश स्रोत से उन्होंने एक पर्दा के आगे रखा, उसमें 2 छेद कर दिया, तो उससे क्या होगा, 2 प्रकाश स्रोत मिल जाएंगे, और वो दोनों कला संबंध हो गए, वो दोनों स्रोत कला संबंध होंगे। तो यंग का प्रयोग हम लोग अब चर्चा करते हैं, और यंग के व्यतिकरण का प्रयोग। तो 2 स्रोत का मैंने उन्होंने प्रयोग सबसे पहले इस जो अभी बताया गया थ्योरी की 2 कला संबंध स्रोत को एक दूसरे के सामने रखे, तो उससे प्रकाश जो है तुमको अधिकतम हो गया, कहीं पर न्यूनतम हो जाएगा पर्दा पर, दूसरा जो पर्दा पर देख रहे हैं। इस घटना को सबसे पहले किन्होंने प्रयोग करके दिखाया, प्रयोगशाला में यंग ने दिखाया, जिसलिए ये काफ़ी फेमस प्रयोग है, यह तुमको बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, और इसके आधार पर ही ये जो अभी थ्योरी बताया उसी के आधार पर इसका विश्लेषण होगा। यंग का व्यतिकरण प्रयोग, यंग का व्यतिकरण प्रयोग। तो ये तुमको इसमें जो है तुमको देखो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, एक यहाँ पर एक स्रोत रखा S, और यहाँ पर तुमको बराबर दूरी पर 2 पर्दा एक ले लिया, जहाँ पर कि छेद कर दिया उन्होंने, तो दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर ऊपर और नीचे 2 इसमें छेद कर दिया उन्होंने। और ये जो स्रोत हो गए, यहाँ से लाइट आएगा, यहाँ पर से निकल सकता है ये इस जगह से, यहाँ पर S2 हो गया, और यहाँ पर एक स्रोत यहाँ पर बन गया S1 बन गया, दोनों पर सिमेट्रिकल रखा उन्होंने, यहाँ पे प्रकाश स्रोत S हो गया। तो S प्रकाश स्रोत से क्या निकला, एक प्रकाश स्रोत हुआ, और यहाँ पर जो है पर्दा में छेद करके उन्होंने 2 प्रकाश स्रोत प्राप्त कर लिया, S1 और S2, और एक और पर्दा जो कि काफ़ी दूरी पर रखा उन्होंने, पर्दा एक दोनों के बीच का दूरी को हम लोग कैपिटल D ले लें, कैपिटल D बहुत बड़ा होगा, स्मॉल d जहाँ पर है क्या चीज़, इन दोनों के बीच का दूरी, ये S1 S2 के बीच का दूरी को हम लोग स्मॉल d कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक के दूरी को, S1 S2 के बीच का दूरी को हम लोग स्मॉल d कह सकते हैं। ये स्मॉल d हो गया, S1 S2 के बीच का दूरी हो गया, ये S1 S2 बराबर स्मॉल d हो गया। अब तुमको जो है स्मॉल d यहाँ तक आ गया, तो ये तुमको अब यहाँ पर क्या है, इस पर्दा पर कोई भी बिंदु होगा, अलग अलग बिंदु, एक तो तुमको जो कि यहाँ पर जो कि सामने जो पड़ेगा, इसका जो बिंदु यहाँ से जो आएगा, यहाँ से जो प्रकाश नहीं, यहाँ पर जो दिखाए, यहाँ पर एक पर्दा पर ये केंद्रीय बिंदु का है जो बीचों बीच S1 S2 के बीचों बीच पड़ा, तो ये तुमको जो बिंदु होगा इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, केंद्रीय बिंदु कह सकते हैं। यहाँ पर होगा तुमको, इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ O हो गया, इसको O मान लो, और यहाँ पर जो तुमको होगा इस पर्दा पर एक कोई भी दूरी हम लोग मान लेते हैं, एक बिंदु जहाँ पर के हम लोग एक P ले लेते हैं, यहाँ बिंदु जो कि यहाँ पर एक पर्दा पर ये अलग अलग बिंदु है, जिसका कि कोई भी बिंदु ले लेते हैं जिसका कि यहाँ पर थीटा एंगुलर, ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है अगर ये थीटा, ये जो सेंट्रल लाइन है तुम्हारा, सेंट्रल लाइन से ये एंगल बन रहा है तुम्हारा थीटा एंगल बना, ये केंद्रीय कोण जो बना ये थीटा बना। तो ये जो केंद्रीय कोण थीटा बनेगा, तो इसको क्या करेंगे अब हम लोग, जो केंद्रीय कोण जो थीटा आ गया, तो इससे तुमको अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो केंद्रीय कोण यहाँ थीटा बना, तो यहाँ पर जो केंद्रीय कोण थीटा बना, इस जगह पर के अलग अलग पर्दा पर जो बिंदु होगा, जिसको कि यहाँ से क्या किया जाएगा, जो सेंट्रल मैक्सिमम को, इसको जो तुमको दे सकते हो, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमम है, इसको Q कह दो, चलो इसका नाम क्या हो गया Q। तो सेंट्रल मैक्सिमा तुमको है, जहाँ पर कि अलग अलग दोनों स्रोत से प्रकाश आएंगे। ये तो बिंदु का लोकेशन बताए कहाँ पर है, ये तुमको कौन, ये तुमको जहाँ कौन, ये तुमको रेखीय विस्थापन, तो यहाँ से यहाँ तक कोई P भी एक बिंदु है, इसका रेखीय दूरी क्या मान सकते हैं आप, Y दूरी ले लीजिए, यहाँ से केंद्र से, केंद्र Q से इसका दूरी Y ले लीजिए।
अब यहाँ से दोनों जगह से प्रकाश किरण चलेगी। यहाँ S1 और S2 से यहाँ पर प्रकाश किरण कहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ से निकल करके P तक जाएगी। अलग अलग जो बिंदु है उस पर पहुँचेगा। पर्दा के अलग अलग बिंदु पर क्या होगा, ये प्रकाश किरण जो है तुमको दोनों स्रोत से निकलेगी। जैसे P पर पहुँचा तो एक प्रकाश किरण तुमको ऐसे यहाँ पर से आएगी, ये जो कि कहाँ से निकलता हुआ दिखेगा, ये तुमको S2 से निकलता हुआ दिखेगा। ये S2 से आ रहा है, S2P हो गया ये तुम्हारा। और एक दूसरा जो प्रकाश किरण होगा जो कि यहाँ S1 से आएगा, इस पर एक आएगा S1 से आएगा यहाँ पर, ये S1 से P पर आएगा और S2 से आ गया एक तुमको यहाँ पर। ये तुमको ये दोनों प्रकाश तरंग है, ये दोनों प्रकाश तरंग आया तुमको S1 से S2 पर। और यहाँ से जो है तुमको ये दोनों के बीच में कितना पथांतर होगा ये जानने के लिए यहाँ पर से इस पर लंब डाल दिया गया। तो यहाँ पर कुछ बिंदु का नाम ले लीजिए, A ले लीजिए, मान लेते हैं S1 S2 A, एक त्रिभुज बन गया। यहाँ से लंब डाले और ये देखो दोनों के बीच का दूरी S2P और S1P के बीच की दूरी का यही पथांतर हो गया तुम्हारा। चित्र पहले बना लेते हैं इसमें, ये डेल्टा x कहलाएगा, ये पथांतर दोनों के बीच का दूरी हो गया। S2P और S1P के चूँकि बहुत दूर जाके मिलता है तो ये लगभग समानांतर हो जाता है। तो इस पर जो इससे जो लंब डाले तो वो तुमको ये दोनों लगभग दूरी बराबर हो गई, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब कि P से A तक का दूरी और S1 से A तक का दूरी लगभग क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये दोनों के बीच का ये पथांतर हो गया, दोनों के बीच का इतना अंतर आएगा। और दूसरा, ये जब कोण थीटा बना रहा है तो यह लाइन भी इस पर लंबवत होगा। जब ये दोनों बहुत दूर जाकर मिलता है, दोनों समानांतर है, तो ये कोण 90 डिग्री होगा इसका, और ये 90 माइनस थीटा, तो यह कोण लगभग इसका थीटा हो जाएगा। बहुत बहुत दूर होने के कारण कुछ अप्रॉक्सीमेट लिया गया वैल्यू। तो यहाँ पर देखते हैं पर्दा का जो बिंदु है, यहाँ पर पथांतर अलग अलग होगा। कोई पी बिंदु का स्थिति बदलेगा पर्दा पर, तो उसके कारण क्या होते जाएगा तुम्हारा, ये P बिंदु पर जब स्थिति बदलेगा तो उसके कारण इसकी जो पथांतर होगा चेंज होगी। और पथांतर जब n लेमडा का मल्टीपल होगा तो यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। और जब n प्लस हाफ लेमडा होगा, मतलब कि λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, तो यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा और यहाँ पर प्रकाश एकदम बिल्कुल मध्यम, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। तो पर्दे के भिन्न भिन्न बिंदु पर फ्रिंज पैटर्न दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम लोग फ्रिंज कहते हैं। ऐसे तो ये रेखा के रूप में दिखाई पड़ेंगे, जबकि हम लोग का क्या होगा, S2P माइनस S1P बराबर अगर कांस्टेंट होता है तो वो अति परवलय हाइपरबोला होता है। लेकिन सामान्यतः यह तुमको जबकि सामान्य परिस्थिति में यह जबकि तुमको किस रूप में दिखेगा, ये तुमको जब दूरी बहुत अधिक होगी तो यह एक रेखा के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो इस पर्दे पर यह क्या होते हैं, एक रेखा के रूप में, मतलब कि डार्क ब्राइट, अंधेरा आ गया, फिर उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला, इस तरह का एक पैटर्न पर्दा पर दिखेगा, जो दूरबीन से देखने पर और स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा। तो पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है। S1 तथा S2 दो पतले छिद्र हैं जो एक ही प्रकाश स्रोत S से दीप्त हैं। S1 तथा S2 से निकलने वाली प्रकाश तरंग कला संबद्ध होती है, जिसका व्यतिकरण पैटर्न d दूरी पर रखे पर्दे पर देखा जा सकता है। इस व्यतिकरण पैटर्न में
दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज, दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज, दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज पर्दे पर एकांतर रूप से दिखाई पड़ते हैं, एकांतर रूप से दिखाई पड़ते हैं। इन्हें फ्रिंज पैटर्न कहते हैं, फ्रिंज पैटर्न कहते हैं। अब यहाँ ये फ्रिंज पैटर्न क्यों प्राप्त हो रहे हैं, इसकी क्या व्याख्या है? तो प्रयोग में देखिए कि वहाँ फ्रिंज बन रहा है, तो फ्रिंज पैटर्न की व्याख्या क्या होगी, ये क्यों बन रहे हैं? तो यहाँ पर विश्लेषण ये है कि S1 तथा S2 से निकलने वाले, S1 तथा S2 से निकलने वाली प्रकाश तरंगें विभिन्न कलाओं में पर्दा पर आपतित होता है, जिसके अध्यारोपण से फ्रिंज प्राप्त होता है, इसके अध्यारोपण से फ्रिंज प्राप्त होता है। ये तुमको फ्रिंज क्या होगा, प्राप्त होगा, इसके अध्यारोपण से फ्रिंज प्राप्त होता है। तो ये तुम्हारा हो गया। और फ्रिंज ये तुमको क्यों बन रहा है और क्या बन रहा है, ये तुमको इसका विश्लेषण कर दिए। अब बात रहा कि फ्रिंज का जो कि इसका गुणात्मक देखेंगे, कितना दूरी पर बनेगा, इसको अगर चाहेंगे हम लोग देखना तो हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे चित्र बना हुआ है तो इसमें सबका दूरी मान भी माने हुए हैं, तो कितना दूरी पर फ्रिंज वगैरह बनेगा। तो फ्रिंज क्यों बनेगा, पहले क्या हो रहा है यंग के प्रयोग में, ये समझ में आ गया होगा। इस चित्र में S1 S2 दो, मतलब S एक स्रोत है, इससे दो एक पर्दा लिए यहाँ पर जिसमें कि दो छेद कर दिए, तो ये दो कला संबंध स्रोत प्राप्त हो गया। इससे कुछ दूरी पर क्या हुआ, एक पर्दा रखा हुआ है जिसके कि पर्दे के विभिन्न बिंदु पर जब दोनों स्रोत से क्या आता है, प्रकाश तरंगे आती है, तो दोनों अलग अलग यहाँ पर हर जगह पर थीटा का मान बदले तो उसका जो पथांतर है वो बदल रहा है। पथांतर डेल्टा एक्स का मान बदलता जाएगा, तो कहीं पर दीप्त कहीं पर अदीप्त, इस तरह से क्या होते जाएगा, एक अध्यारोपण से संपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण पर्दा के अलग अलग बिंदु पर होता रहेगा। और इस प्रकार से एकांतर रूप से एक फ्रिंज पैटर्न इसमें क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये तुमको इस पे पर्दे पर ये दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुमको पर्दा पर यह फ्रिंज पैटर्न तुमको दिखाई पड़ेगा, जिसको हम लोग कहेंगे फ्रिंज पैटर्न हो गया तुमको, जो कि यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। और जिसमें कि फ्रिंज की, अब जहाँ तक कि चौड़ाई की बात है, इसका जो कि कोणीय चौड़ाई या तुमको रेखीय चौड़ाई, इन सबों को निकालने के लिए हम लोग जो कि है जो कि संपोषी व्यतिकरण और उसका जो विश्लेषण किए हैं उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रिंज का। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो है पाथ डिफरेंस के आधार पर ये जो दूरी है तुमको, इसको हम लोग निकाल लेंगे। PQ को अगर मान लेते हैं y, PQ बराबर क्या होगा तुमको, y अगर है, PQ अगर मान लेते हैं पर्दे के बिंदु P के लिए PQ बराबर क्या हो गया, ये y हो गया। अगर ये y हो गया, देखिए दूरी, ये दूरी हो गया। और तुमको जो चित्र में जहाँ तक है तुमको ये तुमको OQ से OP का कोणीय विस्थापन थीटा है। कोणीय विस्थापन क्या हो गया, वो रेखीय विस्थापन y हो गया, कोणीय विस्थापन थीटा है, तो उस कोण थीटा बना रहा है। अब इसमें देखो संबंध लेते हैं हम लोग, त्रिभुज OPQ में देखते हैं। त्रिभुज OPQ में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर y बटे
क्या होगा तुम्हारा y बटे कैपिटल D, दोनों के बीच का दूरी, ये दोनों के बीच का दूरी d माने हैं, तो y मतलब हो गया तुमको y बटे कैपिटल D, या तुमको y किसको माने थे ये y बराबर क्या होगा तुमको, y बराबर है तुमको PQ और OQ बराबर है कैपिटल D, दोनों के बीच पर्दा के बीच का दूरी, तो y बटे D। तो त्रिभुज में तुमको त्रिभुज S1 से S2P पर S1A लंब डाला गया तो पथांतर डेल्टा x बराबर S2P माइनस S1P ये बराबर लगभग बराबर हो गया S2A के, ये लगभग S2A के बराबर हो गया डेल्टा x, ये पथांतर हो गया डेल्टा x बराबर S2A। अब त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं S1 S2A में एंगल जो तुमको बन गया S2S1A अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ये थीटा हो जाए, जैसा कि लंब दूरी पे जाकर बहुत दूर पे जाके मिला तो ये तुमको लंबत हो गया, तो ये इधर कौन क्या होगा, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा और 90, तो ऊपर क्या होगा लगभग थीटा बन जाएगा, बहुत दूर मिलने से सब कारण ऐसा हम लोग मान सकते हैं। अब त्रिभुज S1 S2A में साइन थीटा बराबर क्या होगा तुमको, साइन थीटा बराबर डेल्टा x बटे स्मॉल d, तो डेल्टा x किसका मान है, डेल्टा x बराबर हो गया तुमको S2A और S1 S2 बराबर स्मॉल d, ऐसा हो गया। तो छोटे कोण के लिए क्या होता है, साइन थीटा और टेन थीटा लगभग बराबर होता है, तो लिख लेते हैं छोटे कोण के लिए साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, तो y बटे ये साइन थीटा का तो वैल्यू क्या हो गया, डेल्टा x पथांतर बटे दोनों स्रोत के बीच की दूरी स्मॉल d बराबर y बटे कैपिटल D। तो y के अलग अलग बिंदु पर अलग अलग दूरी पर ये क्या होगा, डेल्टा x का मान भी अलग होगा, तो y बराबर क्या होगा तुमको डेल्टा x गुना कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये इसमें संबंध हो गया y और इसके बीच का, ये रेखीय दूरी है, तो अलग अलग जगह पर डेल्टा x अलग अलग होगा और अलग अलग डेल्टा x होगा, तो जहां पर समकोशी व्यतिकरण के लिए हम लोग जानते हैं कि डेल्टा x का मान क्या चाहिए हमको, तो समकोशी व्यतिकरण के जहां पर तुमको ये तो समझ में आ गया होगा कि टेन थीटा और साइन थीटा को लगभग दोनों त्रिभुज में निकाल करके उसको इक्वल कर दिए, तो हमको y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं उसका समकोशी व्यतिकरण के लिए क्या शर्त था डेल्टा x का, जो कि याद करें n लेमडा था, और विनाशी व्यतिकरण के लिए n प्लस हाफ के बाद ब्रैकेट के बाहर लेमडा था, तो उसका अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, फ्रिंज क्या जो अलग अलग कहाँ पर जो है तुमको समकोशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, वहाँ पर अधिकतम होगी, और विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी। तो अब हम लोग पर्दे पर क्या कर सकते हैं, अलग अलग बिंदु का दूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रकाश दीप्त फ्रिंज के लिए जहाँ पर दीप्त फ्रिंज उन बिंदुओं प्राप्त हो, तो दीप्त फ्रिंज के लिए कहाँ पर समकोशी व्यतिकरण, तो दीप्त फ्रिंज या समकोशी व्यतिकरण के लिए दीप्त फ्रिंज या समकोशी व्यतिकरण के लिए डेल्टा x बराबर n लेमडा, डेल्टा x बराबर n लेमडा, तो दीप्त फ्रिंज के लिए y बराबर n लेमडा d बाय डी, n लेमडा d बाय डी, तो y बराबर, तो n बराबर यहाँ क्या रखेंगे, तो n बराबर यहाँ पर रखना है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ रख देंगे, या y बराबर क्या हो गया 0 पर, मतलब जो केंद्रीय ब्राइट होगा, फिर लेमडा डी बाई डी, 2 लेमडा डी बाई डी, 3 लेमडा डी बाई डी, सो ऑन। ये हो गया केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, ये 0 जहाँ पर है जो कि एकदम Q बिंदु पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज यहाँ पर बनेगा।
जहाँ पर कि सब तरफ से जीरो होगा पथांतर, वहाँ पर बनेगा। तो जीरो पर बना। और देखो अब अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज या विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए, अदीप्त फ्रिंज या विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा तुमको, डेल्टा एक्स बराबर n प्लस हाफ इंटू लेमडा, ये विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो y बराबर हो गया n प्लस हाफ इंटू लेमडा डी बाई डी। तो y बराबर n बराबर जीरो रख देंगे तो लेमडा डी बाई, तो y बराबर क्या आ गया, लेमडा डी बाई 2d, 3 लेमडा डी बाई 2d डेढ़ हो गया, मतलब कि 1.5, फिर 5 लेमडा डी बाई 2d, 2.5 2.5 है, ये सो ऑन। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये सब यहाँ पर इस y का वैल्यू से हमको पता चल रहा है कि जीरो पर देखो दीप्त फ्रिंज हो रहा है, जीरो मतलब क्यू बिंदु पर क्या हुआ, दीप्त हो गया। उसके बाद दीप्त हो गया तो उसके बाद देखो बीच में आएगा 0.5 लेमडा डी बाई डी, तो हाफ मैंने आधा पर क्या बना, पहले अदीप्त बना, फिर लेमडा डी बाई डी पर दीप्त बना। इस प्रकार से क्या होगा, इस पर एक अगर लेमडा डी बाई डी तो सब में है, तो जैसे जीरो पर दीप्त हुआ, फिर 0.5 जो है तुमको उस पर अदीप्त हो गया, फिर 1 पर क्या हो गया, दीप्त हो गया, फिर 1.5 पर अदीप्त, फिर 2 पर क्या होगा, दीप्त। इस प्रकार से इस पर्दा पर अलग अलग बिंदु पर क्या होते जा रहा है हमको, y जो कि y का मान बदलता जाएगा पर्दा पर। और इस प्रकार से हमको यहाँ पर शून्य हुआ, यहाँ पर फिर क्या होगा, आधा पर 1 बाई लेमडा डी बाई 2d पर क्या बन गया, अदीप्त बना, फिर लेमडा डी बाई डी 1 पर बन गया दीप्त। फिर इस प्रकार से एक पैटर्न टाइप का ऊपर और नीचे, नीचे भी तुमको -n का मान भी रखेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज पूरे पर्दे पर दिखते हैं। तो दो, अब इसमें तो फ्रिंज की चौड़ाई ये कहते हैं, कितना फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई ये कह सकते हैं, जिसको फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा तुमको, उसको कहते हैं दो दीप्त या दो अदीप्त फ्रिंज, लगातार दो दीप्त या अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। तो दोनों घटा देंगे, जैसे दो अदीप्त को घटाएं चाहे दो दीप्त, दोनों के बीच में एकदम बिल्कुल एक पैटर्न बना हुआ है जिसका पैटर्न, यही पैटर्न तुमको जिसकी चर्चा करते कि दिखाई पड़ता है। तो उस क्यों दिखाई पड़ता है, उसका कैलकुलेशन के साथ इसका व्याख्या हो गया। तब हम लोग लिखते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो गया तुमको, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, इसको हम लोग फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं, इसको फ्रिंज विड्थ। दो लगातार दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है, फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। तो दो दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होगी तो इसको हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई करेंगे। तो फ्रिंज की चौड़ाई कितना हो गया तुमको, फ्रिंज की चौड़ाई अगर इसका संकेत हम लोग दे दें बीटा, तो बीटा बराबर क्या दिख रहा है, लेमडा डी बाई डी माइनस जीरो, या 2 लेमडा डी बाई डी माइनस जीरो, या 1.5 लेमडा बाई डी बाई डी माइनस हाफ। तो ये तुमको लेमडा डी बाई डी, यही हो गया फ्रिंज की चौड़ाई। और कोणीय चौड़ाई जब करें तो इसमें कोणीय चौड़ाई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोणीय चौड़ाई जो होगा, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई जब कहेंगे हम लोग, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको, इसमें डी से भाग जाए कितना कोण बनाएगा। एक फ्रिंज जैसे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच का सेपरेशन है तुमको, यहाँ से यहाँ तक का डी दूरी है, ये कितना कोण बनाएगा। देखो ये जैसे कि तुमको है, ये थीटा हो गया, ये लेमडा डी बाई डी है, और ये दूरी डी रहेगा तो कितना कोण बनेगा, ये लेमडा बाई डी बचेगा। ये कोण जो बनेगा ये तुमको कितना हो जाएगा, लेमडा बाय कोणीय चौड़ाई बराबर लेमडा बाय डी। स्मॉल डी से क्या हो गया, भाग हो गया कैपिटल डी से, तो लेमडा बाय डी, ये कोणीय चौड़ाई हो गया। और ये रेखीय चौड़ाई हो गया लेमडा डी बाय कैपिटल डी। तो कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई लेमडा बाय डी, स्मॉल डी, स्मॉल डी मतलब दोनों स्रोतों के बीच की तरंगदैर्घ्य हो गया लेमडा, तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है उस पर, तो लेमडा बाय डी ये कोणीय चौड़ाई हो गया। और लेमडा इंटू कैपिटल डी जो तुम्हारा हो गया, जो दोनों स्रोत था पर्दा के बीच की जुड़ी। यहाँ पर फिर से देख लें, वाई बीटा जिसको हम लोग लिखे, फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी। इस सूत्र का तुमको जरूरत पड़ेगा, जो परीक्षा वगैरह में पूछा जाएगा। तो लेमडा क्या है, प्रकाश का तरंग, कैपिटल डी क्या है,
पर्दे एवं छिद्र के बीच की दूरी, छिद्र के बीच के स्रोत जिसको कहते हैं, बीच की दूरी। स्मॉल डी क्या है? दोनों स्रोतों के बीच की दूरी, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी, या यंग के प्रयोग में। इस पर जैसे कि तुमको जो उदाहरण दिया हुआ 10.3 उसको भी हम लोग देख सकते हैं, इसमें मान दिया हुआ है, इसको सूत्र पर बैठाना है। 10.3 नंबर उदाहरण, इसको हम लोग इस पर बैठा सकते हैं। तो 10.3 नंबर देख लेते हैं। और तुमको जितना भी तुमको लेक्चर है तुमको राइसोल ऐप पर सारा प्ले स्टोर पर से तुम डाउनलोड करके देख सकते हो। और तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी टाइप का टॉपिक के लिए तुम उसका उपयोग कर सकते हो। तुमको क्लास 11 के लिए, 11, 12 बोर्ड के लिए, या तुमको इंजीनियरिंग, मेडिकल इन सबों का प्रिपरेशन करना हो उसके लिए, तो तुम इन सारे लेक्चर्स को राइसोल ऐप पर तुम देख सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, जो कि तुम्हारा है 10.3 होगा जहाँ तक मुझे याद है। तो 10.3 उदाहरण तुम्हारा होगा, एनसीईआरटी बुक का बात कर रहे हैं। उसमें तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है जो कि ब्लू ग्रीन लाइट, जो कि नीला हरा जो तरंगदैर्घ्य होगा 500 नैनोमीटर का है। और दोनों स्रोत के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, और स्रोत से पर्दा के बीच की दूरी 1 मीटर दी हुई है। तो एनसीईआरटी का उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी उदाहरण 10.3 की बात कर रहे हैं। इसमें तरंगदैर्घ्य कितना दिया हुआ है? प्रश्न में देखोगे तो लेम्डा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, और दोनों स्रोत के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर, स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर। इसको चाहिए फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र याद हो गया होगा। फ्रिंज की चौड़ाई तुमको जो हो गया दैट्स इक्वल्स टू लेम्डा गुना कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये हो गया 500 नैनोमीटर का मतलब कितना होगा? गुना 10⁻9 मीटर, और 500 का 10⁻9, और कैपिटल डी तो 1 मीटर है, तो ये एसआई मात्रक में तो है ही। और ये है 1 मिलीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर को बदलेंगे मीटर में तो 10⁻3 मीटर। तो ये हो गया 5 गुना 10⁻6 मीटर, तो 5 गुना 10⁻6 मीटर। ये तुम्हारा क्या हो गया? फ्रिंज की चौड़ाई। देखो कितना कम दूरी है, 5 माइक्रोमीटर। ये हो गया तुमको 5 माइक्रोमीटर। 5 गुना 10⁻4 हो गया, इनफैक्ट 5 गुना 10⁻4 हो गया। तो -9 में से -3 तो चला गया, और 500 है तो 5 गुना 10⁻4 मीटर। ये भी अभी भी बहुत कम दूरी है। मिलीमीटर का भी तुमको क्या हो गया? 10वां भाग, 5 मिलीमीटर से भी क्या है उसका 10th पार्ट है। तो उसका भी 5 मिलीमीटर भी देखते हुए तुमको स्केल में कितना छोटा होता है, जो कि तुम देखते हो सेंटीमीटर वाला जो तुम्हारा स्केल है उसका भी क्या हो गया तुमको 5 मिलीमीटर। समझ रहे हो कि तुमको 1 मिलीमीटर जो कि एकदम छोटा वाला भाग होता है उसका भी कितना भाग हो गया? उसका भी 10वां भाग हो गया तुमको, मतलब कि उसका भी आधा इतना होगा फ्रिंज पैटर्न की चौड़ाई। तो आंख से देखने पर इसमें जो है एक दीप्त से अदीप्त के बीच में तुमको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आँख को, क्योंकि दूरी कम है। लेकिन अगर हम उसको टेलीस्कोप से देखेंगे दूरी तो दूरी बढ़ा देगा वो, तो आराम से दीप्त अदीप्त फ्रिंज आराम से स्पष्ट रूप से उसमें क्या होगा? पर्दा पर दिखाई पड़ने लगेगा। ये तुमको एक उदाहरण हो गया 10.3। अब एक 10.4 भी इसी प्रयोग से जुड़ा हुआ उदाहरण है, जिसमें कि 5-6 थियोरेटिकल पार्ट दिए हुए हैं, तो उसकी भी हम चर्चा कर दे रहे हैं। यंग का व्यतिकरण, इसके बाद तुमको फिर विवर्तन के लिए हम लोग अगला लेक्चर लेंगे। तो अगला इसका जो 10.3 जो उदाहरण है उसकी भी चर्चा कर दे रहे हैं। उसमें यह कर दिया गया है कि पर्दे का, जैसे कि तुमको है पर्दा जो हम लोग यहाँ पर अभी यूज किए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसमें है कि जैसे पर्दे को पहला पार्ट में कहता है कि अगर कैपिटल डी बढ़ा दिया जाए, कैपिटल डी बढ़ा दिया जाए, तो एनसीईआरटी उदाहरण में जैसे कि हम लोग जो देखें कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई को लिख लेते हैं, उसके बाद आराम से उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी उदाहरण 10.3, तो 10.4 सॉरी 10.4, तो अभी चर्चा कर दिए 10.4 का। इसमें पहला पार्ट है, जैसे देखो तुम्हारा y होता है क्या चीज़? y बराबर लेम्डा डी बाई डी, रेखीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई बराबर क्या हो गया? लेम्डा बाई स्मॉल डी। तो अगर d बढ़ाएंगे, कैपिटल D अगर बढ़ाएंगे तो जाहिर है कोणीय चौड़ाई बढ़ेगी, रेखीय चौड़ाई बढ़ेगी। d बढ़ाने पर
फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई बढ़ेगी, फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई बढ़ती है, किंतु कोणीय चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है, किंतु कोणीय चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है, कोणीय चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है। ये पहला हो गया। दूसरा भाग, अगर हम लोग लेम्डा को बढ़ाएं तो क्या होगा? अगर तरंग दैर्ध्य के भी समानुपाती है तो लेम्डा को बढ़ाएंगे, दोनों बढ़ेगा, रेखीय और कोणीय दोनों चौड़ाई बढ़ेगी। लेम्डा बढ़ाने पर और लेम्डा घटाने पर क्या होगा? दोनों घटेगा। तो लेम्डा के ये क्या है? रेखीय एवं कोणीय चौड़ाई, रेखीय एवं कोणीय चौड़ाई लेम्डा तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर बढ़ती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर बढ़ती है और तरंग दैर्ध्य घटाने पर घटेगी। और इस अब तुमको है स्मॉल डी बढ़ाने पर क्या होगा? स्मॉल डी बढ़ाने पर क्या होगा? दोनों घटेगा। अगर ये स्मॉल डी बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, तो दोनों स्रोत के बीच की दूरी को घटाएंगे तो क्या होगा? ये तो व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी को बढ़ाएंगे तो ये तुमको घटेगा, ये तो सिंपल तो है। डी बढ़ाने पर, स्रोत के बीच की दूरी बढ़ाने पर, स्रोत के बीच की दूरी बढ़ाने पर रेखीय एवं कोणीय चौड़ाई घटती है। उल्टा है, कोणीय चौड़ाई घटती है, तो ये तुमको उल्टा चलेगा, जस्ट मतलब दोनों विपरीत हो गया। चौथा नंबर अब आए। चौथा नंबर में ये कहा जा रहा है कि अगर इसको डी को जब कम करेंगे, कैपिटल डी को घटाया जाए तो क्या धीरे धीरे फर्क पड़ेगा? तो देखो कैपिटल डी और इसमें एक संबंध हम लोग लिखे थे, फ्रिंज का जो तुमको था, दोनों के बीच का जो दूरी है वो तुमको व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए यह जरूरी है। इसका जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एक्स बटे स्मॉल डी तुम्हारा था, लेम्डा बटे डी कह सकते हैं, जब तुमको स्रोत का जो चौड़ाई, स्रोत की चौड़ाई बटे कैपिटल डी जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू लेम्डा बटे स्मॉल डी होना चाहिए। ये तुम्हारा शर्त है। तो अगर डी को हम लोग क्या करते चलेंगे, छोटा करते जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो तुमको है यह तुमको बड़ा हो जाए, और उस स्थिति में फ्रिंज क्या नहीं होगा। अगर डी बहुत छोटा करते जाएंगे, डी छोटा करते जाएंगे तो ये क्या हो, इसकी संभावना, ये फ्रिंज को स्पष्ट देखने के लिए ये जरूरी है। तो ये तुमको क्या हो गया, फ्रिंज की चौड़ाई दैट इज स्लिट की चौड़ाई हो गई ये। तो ये तुमको जैसे जैसे अगर तुमको डी को अगर क्या करते हैं, छोटा करते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। तो यह संभावना बनती है कि फ्रिंज का जो पैटर्न है वह स्पष्ट रूप से दिखना कम हो जाएगा, व्यतिकरण ऑब्जर्व नहीं होगा। डी बहुत छोटा होने पर, डी छोटा होने पर फ्रिंज स्पष्ट नहीं बन पाएगा, स्पष्ट दिखना बंद हो जाएगा। तो ये तुम्हारा होगा। यही बात तुमको अगर कह दें कि डी को अगर तुमको इसने कर दिया, कोई कहेगा एस फ्रिंज की चौड़ाई को ही हम बढ़ाना शुरू कर दिए, तो सेम केस आएगा। तो ये इसको घटाना और उसको बढ़ाना, फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई तुमको जो 5वां नंबर इसमें है कि फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ाने पर, फ्रिंज कहते हैं उसको, मतलब कि स्रोत की चौड़ाई बढ़ाया जाए। स्रोत मतलब S1 S2 के बीच का जो नहीं, इसकी मोटाई, जैसे S1 का जो यहाँ कितना पतला छिद्र है, स्रोत की चौड़ाई बढ़ाने पर व्यतिकरण देखना कठिन होता जाता है, व्यतिकरण देखना कठिन होता है। और छठा नंबर तुम्हारा लास्ट है। अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ने यूज करके अगर तुमको श्वेत प्रकाश देखें, श्वेत प्रकाश रहेगा, तो जहां पर कि एक जगह पर है, जहां पर देखो कहां y बराबर होता है तुमको लेम्डा डी बाई डी एक होता है। और श्वेत प्रकाश में तरंग दैर्घ्य तो तुमको क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, सबके लिए फ्रिंज विड्थ क्या होता जाएगा, अलग अलग होता जाएगा। तो सबका लेकिन जो तुमको केंद्रीय दीप्त होगा, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज दीप्त
श्वेत हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए वहाँ पर क्या होगा, सबके लिए वहाँ पर जो है लेमडा 0 होगा, मतलब कि आई में n 0 होगा, तो सबके लिए दीप्त होगा। लेकिन फिर जब पर्दा पर अलग अलग दूरी पर जाएंगे, यहाँ पर जैसे पर्दा पर अगर चलते जाएंगे अलग अलग, यहाँ पर तो खैर सबके कारण ब्राइट होगा, तो ये तो व्हाइट ही हो जाएगा, लेकिन सब अलग अलग, फिर डार्क ब्राइट अपना अपना सब अलग अलग बनाएगा, क्योंकि सबका लेमडा अलग है तो सबका दूरी भी अलग अलग पर्दा पर होगा, तो सब एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा और रंगीन टाइप का दिखाई पड़ने लगेगा पूरा पर्दा। तो किसी का कहीं पर दीप्त हो रहा है, कहीं किसी का अदीप्त हो रहा है, इस प्रकार से क्या होगा, उस सब जगह पर ये पूरा पर्दा पर, और केंद्रीय दीप्त लेकिन क्या होगा, व्हाइट होगा। तो यही तुम्हारा था, ये जो प्रश्न हो गया तुमको 10.4। तो ये तुम्हारा जो है इसी के साथ जो व्यतिकरण का जो तुम्हारा था सारा टॉपिक समाप्त हो गया। यंग का प्रयोग इसमें हम लोग चर्चा कर लिए, तुम काफ़ी डिटेल में उसका कैलकुलेशन वगैरह भी कर दिए। तो इसको तुम जो है इसके बाद जो है तुमको व्यतिकरण के बाद विवर्तन का भी तुमको आगे लोड होगा, और सारे भी इसके पहले भी जितने भी लेक्चर्स हैं सारे राइट ऐप पर उपलब्ध हैं तुमको, तुम उसके द्वारा जो क्या कर सकते हो, तुम अपना वहाँ से तुम नोट्स भी ले सकते हो। और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।